हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स। हाँ, जानता हूँ आप लोगों के मन में काफी सारा सवाल है कि मैं इतने दिनों से कहाँ था, इतनों दिनों से वीडियो क्यों नहीं ला रहा था। सीयूईटी के लिए बोला था मैं आप लोगों को डोमेन पेपर पढ़ा दूंगा और क्यों मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा था। तमाम सवालों का जवाब मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। मैं कहाँ था, क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, आप लोग मुझसे नाराज हैं मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। वीडियो लेट से अपलोड कर रहे हैं उसके लिए सॉरी। बट मेन रीजन ये था कि मेरे पास जो था वो सोर्सेस नहीं था। मैं चाह करके भी जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और यहाँ नेटवर्क इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया है, मेरे पास जो है सोर्सेस आ चुके हैं, साथ ही साथ नेट भी सही हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली जो है वो दो वीडियो अपलोड किया करूंगा, डोमेन पेपर का, अकाउंट्स और बीएसटी। और मैं 10 से 15 दिनों के अंदर ही आप लोगों का 10 से 15 दिन के अंदर पूरा डोमेन पेपर मैं आप लोगों का जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। लैंग्वेज पेपर और टेस्ट पेपर के लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, वहां जाकर के 2-4 वीडियोस जो है वो लैंग्वेज के और 2-4 वीडियो जो है आप वो जनरल पेपर के देख सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जनरल लैंग्वेज पेपर भी जो है वो जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अब से कंटिन्यूसली 2 से 3 वीडियोज पर डे लाया करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उन सारे कमेंटों का जवाब मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो के थ्रू दिया करूंगा। तो अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मैं जो हूं आप लोगों को सेपरेटली वीडियो में शॉर्ट वीडियो करके अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आप लोगों को पार्टिकुलरली सारे सवालों का जवाब मिल जाए। और साथ ही साथ यूजीसी नेट के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस आया है आप लोगों का सिटी इंटीमेटेशन को लेके, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो उन सब का वीडियो जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है उन सब के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीयूईटी 2023, ये जो एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों का 21 मई ऑनवर्ड होने वाला है, यानी 21 मई के जो स्टार्ट होगा उसमें अकाउंटेंसी का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर था, यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी के लिए एक और मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दिया है, जो हमने सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बेसिकली किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, जो मैंने पब्लिकेशन के बारे में बताया था, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, उसका मेमोरी बेस्ड जो अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चंस है उन टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हो जाए और साथ ही साथ पूरा अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटेंसी का मेन क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और चूंकि मेरे पास बुक इंग्लिश वाला है इसलिए जो है वो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों ही स्टूडेंट जो है उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। 2022 का अकाउंटेंसी का हिंदी स्टूडेंट इंग्लिश स्टूडेंट दोनों देखिएगा, क्योंकि मैं दोनों ही में बहुत ही ईजी से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश में होगा, ठीक है। और देखो सीयूईटी से रिलेटेड आप लोगों के मन में काफी सारे डाउट, काफी सारे प्रॉब्लम्स, काफी सारे सवाल होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताते जाना। मैं उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को एक एक वीडियो में जो है शॉर्ट्स वीडियो में कंटिन्यूसली देता रहूंगा, ठीक है। चलो तो आओ, ये पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां देखना, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेड। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, यानी याद है जब हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये सब चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में ये जो पीएफ लिखा होता था प्रोविडेंट फंड, उसको बैलेंस शीट में कौन से हेडिंग में दिखाते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है आकस्मिक निधि कोष, ठीक है। आकस्मिक निधि कोष यानी पीएफ को जो है वो किस में दिखाया जाता है, तो हम सबको पता है पीएफ जो है एक नॉन करेंट लायबिलिटी है, तो पीएफ को जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। जब हम लोग एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें से इन चारों में से कौन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, क्लास
ट्वेल्थ में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन ये जो लेजर है, ये लेजर अकाउंट जो है, यानी जो खाता है, ये जो लेजर है, खाता बही, ये जो है ये फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये लेजर जो है इसका आंसर होगा, ये फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो बच्चा लोग, CUET के लिए ये मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। कितना क्वेश्चन है? टॉप 50 क्वेश्चंस है। किरण इंस्टीट्यूट्स ऑफ कैरियर एक्सीलेंस का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ, बोल रहा है कि बैलेंस शीट में जो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं तो वो किस हेडिंग में जाता है। तो हम सबको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है हम लोग बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द बैलेंस शीट बी प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी भारतीय कंपनी अधिनियम, यानी इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम ये जो 2013 बना था, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, यानी बेसिकली वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बताता है सेक्शन 129, यानी सेक्शन 1930 ये बताता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्म है वो वर्टिकल फॉर्म होना चाहिए, सेक्शन 129 बताता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है अंडर विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट इज जर्नल रिजर्व शोन। ये तो हम सबको पता है कि बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंतर्गत, किस हेडिंग में हम लोग जर्नल रिजर्व को दिखाते हैं। तो जर्नल रिजर्व को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। जर्नल रिजर्व को कहां दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शोन इन द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट, यानी ये बोल रहा है कि जब हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते, याद है क्लास 12 में कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हैं ना भाई। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे जिन चीजों को हम लोग दिखाते हैं, यानी तुलनात्मक विवरण में कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग जिन चीजों को दिखाते हैं तो किन चीजों के बीच डिफरेंसेस को दिखाते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज रहता है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जो चीज रहता है उस पर भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाते थे और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते थे। ठीक है, दोनों। 7 नंबर में बोला डैश इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस यहां से किसको जाना जाता है? तो ये हम आप लोगों को क्लास 12 में पढ़े थे, आपको एकदम अच्छा से याद होगा, ये पूछा भी था। स्टैटिक एनालिसिस, ये जो स्टैटिक एनालिसिस होता है इसको ही जो है वो वर्टिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। 8 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यहां से कौन जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बताता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हम आपको क्लास 12 में बताए थे कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो बेसिकली ऑपरेशनल इफिशियंसी को बताता है। किसको बताता है? ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो जज ऑपरेशनल इफिशियंसी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। डैश इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहां से कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो है वो लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन का मतलब है सीमा, यहां से कौन है जो उसका जो सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नंबर, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। यानी ये जो हम लोग ये बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें से हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो नहीं पता लगा सकते। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है, कंपनी के पास कितना केस बचा है ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, उसके वित्तीय क्षमताओं के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। 10 पे बोल रहा है बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज डैश। यानी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जिन भी चीजों को दिखाते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर, यानी सिंपल बोल रहा है कि बैलेंस शीट को हम लोग कब बनाते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे 11th 12th में भी बताए,
है, आप सबको भी पता है कि बैलेंस शीट जो होता है वो एक निश्चित समय में बनाया जाता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में बनाया जाता है। और बैलेंस शीट बेसिकली जो होता है वो एंडिंग टाइम में बनाया जाता है, जैसे कि मान लो 31 मार्च को जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बेसिकली आपका ऐसे होगा जो आप लोगों के जर्नल पे होगा कि जितना अच्छा आपका क्लास 12 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना इजी तरीके से जो है वो डोमेन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डोमेन पेपर पढ़ाने के लिए तो हम है ही। 11 पे बोल रहा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शो इन, ये भी क्लास 12 का पढ़ा हुआ है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बेसिकली उसको किसमें दिखाया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब लाभदायकता अनुपात। हमको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो भी फॉर्मूला जो भी चीज बनाते हैं, चाहे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बनाते हैं, चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो, हर चीज को हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? परसेंटेज में। तो इसका राइट आंसर होगा परसेंटेज में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, बोला गया है लिक्विडिटी आर। देखो ये बोल रहा है कि लिक्विडिटी, ध्यान से समझना कि लिक्विडिटी जो हम लोग बनाते हैं तो ये लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली हम लोग किन दो चीजों को निकालते हैं। तो हम सबको पता है लिक्विडिटी रेशियो में दो चीज आता है, एक आता है करंट रेशियो और एक आता है आपका लिक्विड रेशियो, या इसी को बोला जाता है क्विक रेशियो, या इसी को बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो देखो क्या क्या आता है इसमें, करंट रेशियो आता है और लिक्विड रेशियो आता है, तो ऑप्शन 2। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपका आता है, तो 12 का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इजी है, बहुत सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंप्रूव द करंट रेशियो, बोला गया है इन चारों में से क्या होगा जिससे जो है वो करंट रेशियो बढ़ जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर हम लोग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यानी जब हम क्रेडिटर्स को पैसा पेमेंट कर देंगे तो उससे हम लोगों का जो है वो करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव इसलिए होगा क्योंकि करंट रेशियो का जो आइडल फॉर्म होता है वो हम लोगों को पता है 2:1 होता है। तो 2 जो है वो करंट एसेट के बारे में बताता है और 1 जो है वो करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी को अगर हम लोग पेमेंट कर देंगे, जैसे करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे तो ये मेरा घटते जाएगा, ये घटते जाएगा और ये मेरा बढ़ते जाएगा। तो इससे जो है मेरा जो है वो करंट रेशियो का पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। हम कंपनी में उतना ही ज्यादा करंट एसेट को जो है वो रख सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है द टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल, बोल रहा है कि जब आप एक लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं तो इन चारों में से कौन आपके लिए अच्छा है। तो हम अभी बताए थे लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को ही लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, तो ये एसिड टेस्ट रेशियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैपिटल रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब लिक्विडिटी रेशियो में नहीं आता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इज कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो, जब हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो निकालते हैं तो इसमें से किसको कैलकुलेट नहीं करते। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब होता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो, यानी एसिड टेस्ट रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो याद है आप लोगों को, जब हम एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है ना। अब इस क्विक एसेट में क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक, यानी ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को जोड़ा नहीं जाता है। हम बताए थे किसको जोड़ा नहीं जाता है, स्टॉक को। तो यहां वही बोल रहा है कि जब आप जो है एसिड टेस्ट रेशियो निकाल रहे हो यानी लिक्विड रेशियो निकाल रहे हो तो उस समय कौन सा एसेट को आप नहीं जोड़ोगे, तो स्टॉक को जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th में भी पूछा था। बोला गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, बोला गया है इन चारों में से क्या होगा जिससे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केस घट जाएगा। तो हम सबको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है जी, कौन सा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का काम करते हैं। देखो इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट बढ़ता है तो इसको हम लोग घटाते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी घटता है तो इसको भी हम लोग घटाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है वो अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों में से ही जो है वो घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आइदर सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी, यानी 1 और 2 दोनों, इन दोनों ही कंडीशन से जो है वो करंट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केस जो है वो घटेगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ विल यू ट्रीट, अरे रुको भाई कहां चला गया ये,
यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी सिंपल बोल रहा है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कहां दिखाओगे। तो हम सबको पता है बच्चा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है, ये डिवेंचर का काम फाइनेंशियल एक्टिविटी में होता है। कहां होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जैसे सीयूईटी पास करने के लिए सिंपल तरीका है कि अगर आपका 12th का बेसिक जितना मजबूत होगा ना, उतना ही इजी आपका डोमेन पेपर जो है वो होगा। इसलिए हम जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे वो अच्छे से आप लोग जरूर करना। बोला गया इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए फाइनेंशियल कंपनी इन क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी सिंपल बात ये बोल रहा है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो उस समय अगर आपको ये इंटरेस्ट रिसीव होगा तो आप इंटरेस्ट रिसीव को कहां दिखाओगे। तो हम सबको पता है इंटरेस्ट रिसीव करना। अब ये इंटरेस्ट तो नहीं बोला है ना भाई कि किस चीज का है, तो नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव को क्या माना जाता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। अब अगर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन है तो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? तो ये जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ये तो हम सबको पता है, ठीक है ना, ये हम सबको पता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो यहां लिखा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्लेम्स रिसीव्ड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ट्रीटेड एज। देखो क्लेम रिसीव हुआ, तो क्लेम रिसीव होना भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन जब आया तो इसको कहां दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी टू। बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। रिवाइज प्रोग्राम 2023 के रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो इसमें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किसको बनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंटरप्राइजेज। ना बाबा ना, सारे इंटरप्राइजेज को नहीं बनाना है। कंपनीज लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब उसको सेबी बोलता है कि आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाएगा। एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर एक्सपेंडिंग ₹550 करोड़। टर्नओवर मतलब होता है सेल। अगर कोई कंपनी जिसका 1 साल का सेल 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो बनाएगा। हाँ बिल्कुल, 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3 बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। देखो ये क्लास 12th में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, पार्टनरशिप चैप्टर था फंडामेंटल में ये क्वेश्चन पूछा था, मॉडल पेपर में भी था। तो क्या बोला गया है कि जब पार्टनरशिप में जब हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं तो करेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या दिखाता है? तो हम बताए थे करेंट अकाउंट का जो है वो डेबिट बैलेंस भी दिखाता है और क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है। तो ये जो है वो दोनों दिखाएगा, आइदर ऑफ द 2, दोनों दिखाएगा, ठीक है, दोनों दिखाएगा, यानी डेबिट बैलेंस भी दिखाएगा और क्रेडिट भी। तो राइट आंसर होगा 2। 22 पे बोला इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज इज रिकॉर्डेड इन। बोल रहा गया है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पार्टनर है, एक पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड हो रहा है उसको कहां दिखाएंगे? तो बच्चा याद है ना, हम लोग फंडामेंटल चैप्टर पढ़े थे। फंडामेंटल में एक हम लोग अकाउंट बनाते थे जिसको बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो क्या हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाते थे? सर बिल्कुल दिखाते थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी अगर आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि अगर आपका बेसिक पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बेसिक और कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा सीयूईटी निकल गया, ठीक है। 23 पे बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, ये पूछा भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली क्या बताता है? तो ये डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बताता है। फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है जो पार्टनर्स के बीच बांटा जाना है।
24 नंबर, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल टू रिसीव। देखो बोल रहा है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस कंडीशन पे पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? तो बोल रहा है कमीशन, हाँ बिल्कुल कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ नहीं मिलेगा। सैलरी, हाँ नहीं मिलेगा। तो सब नहीं मिलेगा, तो ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, ये भी बताए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो उस कंडीशन पे पार्टनर्स को क्या होगा? तो पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? उस प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये तो पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोला गया द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू क्रेडिटेड टू। बोल रहा गया है अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोले हैं तो उस कंडीशन पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहां जाएगा? तो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ये हम आप लोगों को बताए थे उस समय भी, फॉर्मेट में डिटेल में सब चीज समझाए थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। बोल रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। देखो एडमिशन का टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है? एडमिशन। चलो एक फर्म का एडमिशन, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रीटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखो सिंपल बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और एडमिशन के समय में जो पुराना फर्म है उस पुराना फर्म के पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, पुराना फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो किसको मिलेगा? तो बच्चा इसको हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। सपोज कर लो ये दो पार्टनर था ए और बी, दो पार्टनर, एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है सी, तो सी तो अभी आ रहा है, तो सी जब आ रहा है उस समय ए और बी के पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था एपियरिंग, चाहे ए और बी के पास पहले से प्रॉफिट एंड लॉस है, ए और बी के पास पहले से क्या है? रिजर्व है, या ए और बी के पास पहले से क्या है? एपियर गुडविल है। तो ये सारा चीज किसका है? ये सारा चीज ए बी और सी का है। किसका? ये सारा चीज ए बी और सी का है। तो ये सारा चीज किसको मिलेगा? ए बी और सी को मिलेगा। यानी बेसिकली किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा भाई? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। इस चीज को याद रखना, ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो। सेम वही चीज बोल रहा है कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय पुराने पार्टनर के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको वो लोग किस रेशियो में बांटेगा? तो सर जी उसको बांटेगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, पहले भी समझाए थे अभी फिर समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग एन अनरिकॉर्ड लायबिलिटी विल रिजल्टेड इन। बोल रहा है कि कभी भी जब हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, उस समय जो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होता है उससे क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को हम लोग कहां दिखाते हैं? तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को हम लोग, जो हम लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज कर लो ये जो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, सपोज कर लो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, तो यहां डेबिट में दिखाते हैं टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के नाम से। अब अगर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी मिला है तो इससे पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से पार्टनर्स को क्या होगा? लॉस होगा। और वही अगर अनरिकॉर्ड एसेट रहता, क्या रहता? अनरिकॉर्ड एसेट, तो अनरिकॉर्ड एसेट से पार्टनर को क्या होता? गेन होता, याद रखना। तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी बोल रहा है, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होने से पार्टनर को क्या होगा? ओल्ड पार्टनर को लॉस होगा, लॉस ऑन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है पहले से, उन लोगों को लॉस होगा अनरिकॉर्ड लायबिलिटी से। अनरिकॉर्ड एसेट रहता तो प्रॉफिट होता, ठीक। चलो 28 नंबर, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट। देखो अनरिकॉर्ड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? गेन होगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी बताएं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 29, एट द टाइम ऑफ, क्या बोल रहा है जी? हाँ बोल रहा है क्वेश्चन
क्वेश्चन पे बोल रहा है एट द टाइम ऑफ एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द जर्नल रिजर्व दैट इज अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। देखो अभी बताए थे जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के समय में जो पुराने फॉर्म का पुराने पार्टनर्स का जो जर्नल रिजर्व है वो किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट बच्चा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। बोला गया है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकालते। तो बच्चा हम सबको पता है कि गुडविल निकालने का बेसिकली 3 मेथड था। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 सुपर प्रॉफिट इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 30 देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैच द कॉलम्स। इससे पहले का जब हम आप लोगों को सीयूईटी का जो मॉडल पेपर सीयूईटी का जो हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे तब हम उस समय आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे कि इस तरीके का कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% मैच करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। और मैच करने वाला क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होइएगा। लेकिन एक तरीका भी हम आप लोगों को बताए थे कि इस तरीके का जब भी मैच करने वाला क्वेश्चन आपको बोलेगा तो आप कैसे मैच करोगे, आप 1 या 2 आंसर को सही टिक लगाओगे। 1 या 2 चीज को मैच करने का कोशिश करना कि कौन किससे मैच कर रहा है। 1 या 2 चीज मैच हो गया ना तो ऑप्शन से देख के बनाना। किससे देख के बनाना, ऑप्शन। देखो अभी ये ऑप्शन है ना, देखो यहां ऑप्शन से देख के बनाएंगे। पहला कॉलम्स में ये सब लिखा है, दूसरा कॉलम में ये सब लिखा है। पहला कॉलम में देखो पॉइंट 1 पे क्या बोला, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। पॉइंट 2 पे बोला गेनिंग रेशियो। 3 पे बोला एसेस्ट आर शो इन रियलाइजेशन अकाउंट, परचेज ऑफ एसेस्ट, फिक्स एसेस्ट। और यहां पे उस चीज के बारे में मैच करने बोला। तो बच्चा यहां देखो पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा गया है, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी पता चल गया कि ये जो 2 नंबर है 2 नंबर का आंसर होगा डी। अब ऑप्शन देखो 2 का आंसर डी होगा, 2 का आंसर डी। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन में 2 का आंसर डी दिया है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो 2 का आंसर डी ये सही दिया है। ऑप्शन नंबर 2 देखो 2 का आंसर बी गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहीं पे गलत हो गया, ये इसका आंसर नहीं होगा। 3 में देखो 2 का आंसर बी ये भी गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद 4 देखो 2 का आंसर बी ये भी गलत है, क्योंकि हम सबको पता चल गया है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 2 का आंसर होगा डी। तो एक ही को तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 2 का आंसर डी है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 का डी। देखो बाकी पढ़ने से बचे या नहीं बचे। तो इस तरीके से जब कभी भी आपको मैच करने वाला क्वेश्चन देगा तो मैच करने वाला क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से आप बनाओगे। ठीक है, ऑप्शन से। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स ऑन द रिटायरमेंट ऑफ क्यू गुडविल अकाउंट that is already appearing in the balance sheet at rupees 1,14,400 will be written up। बोला पी क्यू और डब्ल्यू एक फर्म में पार्टनर है, क्यू रिटायर कर गया। उस समय में उन लोगों के पास पुराना बैलेंस शीट में उन लोगों के पास 1,14,400 का गुडविल है, ये किसको मिलेगा। तो ये गुडविल जो है वो सभी पार्टनर का है, तो ये गुडविल जो है वो बेसिकली सभी पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि इसके लिए जर्नल एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये इसका फॉर्मूला, इसका जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, तो ऑल पार्टनर को डेबिट करेंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में जो है वो बांटेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया द अमाउंट ऑफ ए ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। बोला गया है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो किस पार्टनर को जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा बात है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो काम है, ये पॉलिसी का काम या तो रिटायरमेंट में किया जाता है या तो फिर डेथ में, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करता है तो उस समय जो है वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का काम होता है। और बेसिकली डेथ के समय में जो है वो रिटायर पार्टनर ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी
का काम होता है। और रिटायर डेथ के समय में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो डिसीज पार्टनर को मिलता है और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी मिलेगा। ठीक है, सपोज कर लो 3 पार्टनर था एक्स, वाई और जेड। सपोज कर लो जेड डेथ कर गया और जेड का एग्जीक्यूटर मान लो भी है। ठीक है, तो अब जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आएगा वो इसके एग्जीक्यूटर यानी भी को भी मिलेगा और साथ ही साथ एक्स और वाई को भी मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 34 नंबर, एट द टाइम ऑफ डेथ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रीपेड। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कब, तो रिवैल्यूएशन बनाया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में। किस समय में बनाया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में, यानी साझेदारी फार्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है और एडमिशन भी है, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों ही कंडीशन पे जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिंपल हम बता दे रहे हैं। 3 पार्टनर है बाला, काला और माला, बाला, काला और माला। ठीक है, रेशियो है इन लोगों का 7:5:4। बोल रही है कि जो आपका ये माला जो है वो डेथ कर गई, यानी माला कितना से डेथ कर गई, तो 4/16 इसका शेयर होगा टोटल जोड़ के, डेथ कर गई। और उस समय जो है कब डेथ की, तो बोला गया है कि वो डेथ की है 30 जून को। ठीक है, तो उस समय में जो है कितना का प्रॉफिट था, 24 लाख का प्रॉफिट था। तो बताओ कि वहां से माला का कितना शेयर होगा। तो सिंपल बात है, जब निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे माला का शेयर। तो देखो ये हम लोगों का कितना रुपया है बोल रहा है जी, 24 लाख रुपया है बोल रहा है। 24 लाख का माला का परसेंट कितना होगा, 4/16 और इनटू कब डेथ की है, 30 जून। और स्टार्ट कब से हो रहा है बोल रहा है, देखो यहां बोल रहा है 1 अप्रैल से 30 जून तक का निकालो। तो 1 अप्रैल से 30 जून यानी अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून कितना महीना होगा जी, 3 महीना, 3/12 तो निकाल देना, तो 1,50,000 रुपया आएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, स्क्रीनशॉट इसको लेकर के रख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, एट द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो ध्यान से समझना, एक चैप्टर था क्लास 12th में जो आप लोगों को जैक बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना था, डिजुलेशन। उस डिजुलेशन में क्या होता है कि मान लो पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि फार्म को दोबारा से स्टार्ट किया गया, डिजुलेशन का मतलब है कि फार्म को बंद कर दिया गया। सपोज कर लो कि 3 पार्टनर था ए, बी और सी, और ये लोग डिसाइड किया कि अब ये लोग जो है वो फार्म को बंद करेगा, और अपने फार्म को ये लोग क्या किया, फार्म को बंद कर दिया। तो उस समय में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उस एसेट्स एंड लायबिलिटी को बेचा जाता है, बेच करके पैसा लाया जाता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, इसके बाद प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो उस वजह से वो लोग एक अकाउंट बनाता है जिसको बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सा समझना। रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्टनरशिप फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। लेकिन जब आपका डिसोल्यूशन होता है, बंद किया जाता है फार्म को, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म। बोला गया है किस चीज को जो है वो डिवाइड, मतलब किस चीज को जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किसको दिखाएंगे। तो सिंपल सा बात है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट को दिखाया जाता है, ऐसा एसेट जिससे मार्केट में पैसा मिलेगा। ऑल एसेट्स दैट आर टू बी रियलाइज्ड, जिससे पैसा मिलेगा। ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स को डेबिट में, सभी लायबिलिटी को क्रेडिट में। इसको हम बताएंगे आगे। 37 पे बोला द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्ड एसेट्स टू क्रेडिटेड टू डेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फार्म। बोला गया है कि अगर अनरिकॉर्ड एसेट्स से जो पैसा रिसीव होगा, अनरिकॉर्ड एसेट्स जो होगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में कहां मतलब किसके डेबिट में दिखाया जाता है। तो सिंपल सा बात है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएगा। क्योंकि अभी बोले जो भी एसेट या लायबिलिटी होगा, अनरिकॉर्ड एसेट या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये अनरिकॉर्ड एसेट्स को भी कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, 38, ए फार्म कैन वॉलेंट्री डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स। देखो समझाते हैं, वॉलेंट्री डिजायर मतलब 3 पार्टनर है ए, बी और सी। अब ये लोग चाह रहा है कि फार्म को डिसॉल्व कर दे। डिसॉल्व मतलब होता है फार्म का व्यापार को क्या कर दे, बंद, बिजनेस को बंद कर दे। अब अगर बंद करेगा तो इसका कई सारे सर्कमटेंसेस होते हैं, कई तरीके से जो है सिनेरियो होता है, कई तरीके से बंद किया जा सकता है। तो बंद करने का एक तरीका है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन क्या होता है, अगर ये 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो इन सभी को एग्री होना होगा। अगर ये सभी बोलेगा कि हाँ यार चल बिजनेस को बंद करते हैं, कितना दिन चलाएंगे, तो अगर सभी पार्टनर एग्री होगा तो बिजनेस को
बंद किया जा सकता है। अगर मान लो दो पार्टनर एग्री हुआ, एक पार्टनर एग्री नहीं हुआ तो बंद नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, सबका होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन में देखो क्या बोला है कि ऑल पर्सन एग्री, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में रहता ऑल फॉर द ऑल पार्टनर एग्री, अगर सब पार्टनर एग्री होगा तो हाँ तब बंद किया जा सकता है। 39 number, after the transferring liability like creditor and bills payable in the realization account in the absence of any information regarding their payment meant सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज। देखो ये बोल रहा है कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप कोई लाइबिलिटीज को दिखाए हैं, लाइबिलिटीज में जैसे कौन कौन लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स को दिखाए हैं, बिल्स पेबल, ऐसे ही कुछ कुछ और एडिशनल लाइबिलिटीज है। अगर उस लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप उस लाइबिलिटी को कैसे पेमेंट करोगे? तो सिंपल बात है, अगर लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो लाइबिलिटी को फुल पेड करेंगे। यानी अगर मान लो क्रेडिटर्स अगर 10,000 है तो क्रेडिटर्स के लिए 10,000 पेड करना होगा, अगर बिल्स पेबल 2,000 है तो 2,000 देना होगा। इट्स मीन अगर लाइबिलिटी के पेमेंट करने के लिए नहीं बोला है कि लाइबिलिटी को कितना कितना पेमेंट करना है तो लाइबिलिटी को जो है वो पूरा लाइबिलिटी को क्या जी, पूरा लाइबिलिटी का जो है वो पेमेंट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, फुल पेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। केस बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन द डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिजुलेशन होता है उस समय जो केस है उस केस को कहां दिखाएंगे? सिंपल बात है, केस अकाउंट में दिखाएंगे। केस को केस अकाउंट में, केस को केस अकाउंट में। 41 नंबर, व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मींस? रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? रिजर्व कैपिटल का मतलब हम बताए थे आप लोगों को, ये इशू ऑफ शेयर का चैप्टर टॉपिक है। रिजर्व कैपिटल का मतलब कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि ये कंपनी जो पब्लिक जो है शेयर खरीदा, लेकिन कंपनी इस शेयर का पैसा नहीं मांगता है। कंपनी इस शेयर का पैसा तभी मांगता है जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, यानी जब कंपनी को बंद करने का नौबत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी पब्लिक सब्सक्राइब किया लेकिन उस कैपिटल को नहीं मांगा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42, एन इशू ऑफ शेयर दैट इज नॉट ए पब्लिक इशू बट ऑफर टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। सिंपल बात है बच्चा, जब एक कंपनी जो है वो शेयर इशू किया लेकिन ये शेयर किसी पब्लिक को इशू नहीं किया, कंपनी शेयर बेचा लेकिन किसी पब्लिक को नहीं बेचा, किसी स्पेशल पर्सन को बेचा। सपोज कर लो कि हम अगर कंपनी चलाते हैं तो हम जो है वो शेयर पब्लिकली नहीं बेचे, शेयर मार्केट में नहीं बेचे, ये शेयर जो है हम किसी लिस्टेड पर्सन को बेचे, किसी स्पेशल पर्सन को बेचे। जैसे मान लो हम किसी एक पर्सन को जानते हैं तो उस पार्टिकुलर पर्सन को बेचे, सबके लिए नहीं बेचे, किसी विशेष व्यक्ति को हम वो सामान वो शेयर जो है वो बेचे। तो ये किस तरीके का सेल कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मतलब निजी तौर पे जो है उसका पेमेंट हुआ, निजी तौर पे जो है वो शेयर दिया गया। ठीक है, पब्लिक ऑफर का मतलब है शेयर कहां इशू किए? शेयर मार्केट में। जब शेयर को शेयर मार्केट में बेचेंगे तो ये पब्लिक इशू है, लेकिन शेयर मार्केट में ना बेच के किसी पार्टिकुलर ही पर्सन को बेचे तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। 43, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ। अगर शेयर को फॉरफिटेड करेंगे तो इससे क्या घटेगा? शेयर को फॉरफिटेड तभी किया जाता है जब कोई पेड अप पैसा ना मिले, तो फॉरफिटेड करने से पेड अप कैपिटल घट जाता है। पेड अप कैपिटल क्या होगा? घटेगा। सिंपल बात है ना सर जी, कोई पब्लिक जो है किसी शेयर का पैसा पेड नहीं किया इसलिए ना फॉरफिटेड करेंगे, तो फॉरफिटेड करने से पेड अप कैपिटल घट जाती है। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर आपका 44, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक मिनट। हाँ, 44 नंबर पे क्या बोला? बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन तो पूछा था कि जब शेयर को फॉरफिटेड करके री इश्यू किए और जो शेयर बच गया उसको कहां दिखाते हैं? तो सर हम सबको पता है, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 45, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। शेयर को कब फॉरफिटेड किया जाता है? शेयर को तब फॉरफिटेड किया जाता है जब किसी कॉल का पैसा ना मिले, किसी कॉल का पैसा ना मिले। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब किसी कॉल का पैसा नहीं मिले। तो ऑप्शन बी 2 इसका राइट आंसर।
46 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर, बोला गया है एक डिवेंचर का रिडम्पशन कितने तरीके से किया जा सकता है। रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट करना, डिवेंचर का पैसा का पेमेंट करना। तो डिवेंचर का रिडम्पशन किया जा सकता है प्रॉफिट से किया जा सकता है, कैपिटल से किया जा सकता है, या नया या फ्रेश शेयर इशू करके किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, चारों तीनों ही कंडीशन है, ठीक है। प्रॉफिट से भी किया जा सकता है, कैपिटल से भी किया जा सकता है, या नया शेयर या डिवेंचर इशू करके भी किया जा सकता है। 47 व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पर, अगर डिवेंचर जो है वो इशूड हुआ था किसमें, एट पर में इशू हुआ था, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और उस डिवेंचर का रिडीमेबल यानी उस डिवेंचर का पेमेंट जो है वो एट प्रीमियम में हुआ था, तो द लॉस ऑन सच एन इशूड इज डेबिटेड टू। तो ये किस तरीके का लॉस होगा, तो सिंपल सा बात है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा, क्योंकि देखो 8 पर में आप इशू किए थे और उसका पेमेंट 8 प्रीमियम में किए, तो लॉस हुआ, लॉस हुआ ना भाई, बिल्कुल लॉस हुआ, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पे। 48 नंबर पे बोल रहा है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर को इशू किया गया था डिस्काउंट में, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर रिडीमेबल किया गया प्रीमियम पे। सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट पे इशू किए और प्रीमियम पे रिडीमेबल किए, मतलब ज्यादा में किए, तो ये भी आपके लिए क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ठीक है। 49 बोला गया इन केस ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन फ्रॉम बैंक विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यानी ये बोला कि अगर आप एक बैंक से लोन लिए और उस लोन के लिए आप डिवेंचर दिए, एक बैंक से लोन लिए और उस लोन के लिए आप डिवेंचर दिए बैंक वाले को, तो यही कहलाता है कोलेक्टर सिक्योरिटी। तो ये जो है ये किस चीज में आप दिखाइएगा, ये आप दिखाइएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में, किसमें दिखाइएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में दिखाइएगा। 50 नंबर ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी का बंद कर दिया जाए, कंपनी का दिवालिया निकल गया, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिटर्न टू, तो डिवेंचर का पैसा जो है वो किसको मिलेगा, तो डिवेंचर का पैसा मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को जो है वो पैसा मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को, इसके बाद ही जो है वो किसी किसी शेयर होल्डर को जो है वो पैसा मिलेगा, बट सबसे पहले किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को। यानी लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद होगा, तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करना होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पे कमेंट आप लिखो या चाहे फेंक के मारो, जो करना है करो, कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा। इसके तुरंत बाद ही जो है वो बीएसटी का भी जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, और चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोगों को डोमेन पेपर जो है वो करवा दूंगा, और सीयूईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आया है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगा, ठीक है। चलो मन लगा के तैयारी करो और सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।